लोकतंत्र में जनता का गढ़ होता है और जनता तय करती है कि उसकी कौन सेवा करेगा। बक्सर बहुत आसान लड़ाई था। इस लड़ाई में भाजपा कहीं थी भी नहीं। नहीं मिलती है। राजनीति में रोजगार के लिए नहीं आना, राजनीति सेवा का क्षेत्र है। महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र, जनसुराज कोई दल नहीं है। दल के लिए जो वैचारिक आधार होना चाहिए, जनसुराज के पास कुछ नहीं। महिलाओं के प्रति दुर्भावना पुरुष समाज के भीतर और हेय दृष्टि से देखने का लंबे समय से राजनीतिक दल नहीं ले सकते हैं इसका, सबकी जिम्मेदारी। और किसके खिलाफ वो खड़ा थी सड़क पे? पुरुष लोग के खिलाफ, जिन लोग पुरुष वर्ग ने किया था गुनाह। माफी मांगना चाहिए था पुरुषों को इस देश की, मौन मार्च करना चाहिए था। हाथ में ईंट पत्थर लेके सड़क पर खड़ा है, किसके खिलाफ? गुनाहगार भी आप और न्याय भी आप ही करिएगा। पुरुष समुदाय इसमें गुनाहगार है और न्याय की। ममता बनर्जी एक महिला होने के नाते उन्होंने ठीक खड़ा हुआ सड़क पर पुरुषों के खिलाफ कि आपने अन्याय किया है, डंडा रहे, जाति पूछ लो। आप परफॉर्मा भेजो राहुल गांधी के यहाँ, परफॉर्मा भेजो अक्षय पासवान के यहाँ, परफॉर्मा भेजो सुधाकर सिंह के यहाँ। हम अपनी जाति लिख देंगे। पार्लियामेंट फोरम नहीं है जाति पूछने का। आप अडानी अंबानी के एक नए एजेंट हैं, जो एक शब्द है उनके पास, स्वराज, जिसकी शाब्दिक अर्थ है कि वो गवर्नेंस क्या अमेरिका इंग्लैंड में बेटर है, तो हम अमेरिका इंग्लैंड से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति लाके बनाएंगे। मैं भाजपा का बी टीम है, अडानी अंबानी का बी टीम है। अडानी अंबानी का, ये अडानी अंबानी का ए थी, भाजपा थी, ये बी टीम है। कल सी टीम खड़ा कर देगी, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। नए नए चेहरों को, चिराग पासवान के पास शायद कोई दूसरा काम नहीं था, इसीलिए राजनीति में चले आए। आंख में धूल झोंकना होगा। हमारे समाज के लोग उतने शिक्षित नहीं है, उतने ज्ञानवान नहीं है, उतने जागरूक नहीं है, उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं चिराग पासवान जैसे लोग। मैं लिटरल उनकी के पक्ष में हूँ, जो ऑलरेडी हमारे आरक्षण की पूरी प्रणाली के जरिए नौकरी पास करते हुए सरकार में आ गए। जैसे कोई बहुत बड़ा इंजीनियर है और उसको हमको सेक्रेटरी बनाना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो लेटरल एंट्री हुआ। लेकिन वो आरक्षण के नियमों के तहत तो ऑलरेडी नौकरी पाया। वक्फ बोर्ड वैसे ही बोर्ड है जैसे कि राम मंदिर का ट्रस्ट है, वैसे ही बोधगया में भगवान बुद्ध के मंदिर के संचालन के लिए ट्रस्ट है। हर धर्म के लोगों को अपने संपत्तियों, अपने धर्म के आधार पर, धर्म हिंदू जो होंगे वो एडीएम लोग उसमें मेंबर हो जाएंगे, टीएम हट जाएगा धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर संरक्षित किया गया उस कानून को। ठीक वक्फ बोर्ड में भी यह संरक्षण उनको मिला था कि उसी धर्म के लोग होंगे वो सरकारी अधिकारी के रूप में पोस्टेड हो। क्रीमी लेयर तो अभी दूर का कौड़ी है ना, अभी तो जो हमारे आर्थिक न्याय ही नहीं हुआ तो हम क्रीमी लेयर की कहाँ बात आ गया। हमारे समाज में क्रीमी लेयर का विषय कहाँ से आ गया। मेरे अच्छे मित्र हैं अक्षय पासवान जी, उनको जरूर फॉलो करें आप। जी नमस्कार, मैं हूं अक्षय पासवान और मेरे साथ बात करने के लिए बक्सर से सांसद सुधाकर सिंह जी हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी बहुत नमस्कार। सर, बक्सर से आप पहली बार सांसद बने, क्योंकि बक्सर क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ माना जाता था, वहां से आप चुनाव जीते हैं, कैसा लग रहा है? राजा महाराजाओं के जमाने में गढ़ हुआ करता था, जब से लोकतंत्र स्थापित है ऐसा लोग कहते थे वो गढ़ वाले हों। पुराने जमाने में उनके पास कोई गढ़ होगा, इसके चलते वो गढ़ की बात करते हैं। लोकतंत्र में जनता का गढ़ होता है और जनता तय करती है कि उसकी कौन सेवा करेगा। बक्सर बहुत आसान लड़ाई था। इस लड़ाई में भाजपा कहीं थी भी नहीं, वो कहीं लड़ भी नहीं थी। कैंडिडेट में कोई और एक विधायक आए थे लड़ने के लिए दूर से, तो जनता उनको क्यों चुनती? पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी विफल रही, पार्टी के रूप में भी कोई चुनाव नहीं था। और आप देखेंगे इलाहाबाद से लेकर के बंगाल तक, कलकत्ता तक, इस रास्ते में बीजेपी कितनी सीटों पे चुनाव नहीं के बराबर। तो कोई गढ़ जैसा उनका विषय नहीं था। ये तो भारतीय जनता पार्टी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से सत्ता में है, जनता ने खारिज कर दिया। 240 के करीब उनके सांसद हैं 272 के मुकाबले। तो एक तकनीकी जीत इनको मैं मानता हूँ, बाकी तो ये जनता में खारिज लोग हैं।
आप जैसे पहली बार सांसद बने हैं और जो नए लड़के जो राजनीति में आना चाहते हैं, युवा लड़के, तो उनको लिए मतलब सुधाकर सिंह मतलब क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो नए लड़के आते हैं, कई पार्टियों में रहते हैं, अपना समय व्यस्त करते हैं, फिर उनको कोई सफलता नहीं मिलती है। राजनीति में रोजगार के लिए नहीं आना। जी, जिन लोगों के लिए मेरा सुझाव है कि जो राजनीति में अपने लिए रोजगार का अवसर देखना चाहते हैं, उनको नहीं आना चाहिए। जी, राजनीति सेवा का क्षेत्र है। महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र जैसे दिग्गज जो हमारे राजनेता थे पूर्वज, वो देश में समाज सेवा के लिए आए, सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए आए। सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए उन्होंने संघर्ष किया इस देश के भीतर। वैसी रुचि रखने वाले को ही राजनीति में आना चाहिए, पहला। दूसरा ये है कि ये लोग सोचते होंगे कि हमको मेरे लिए कहीं कोई काम नहीं और राजनीति में काम मिल जाएगा तो दुखद बात है। हो सकता है कि आपको राजनीति में काम मिल जाए तो फिर आप देश का भला नहीं करेंगे, समाज का भला नहीं करेंगे, क्योंकि आप भला के लिए आए भी नहीं थे, आप तो रोजगार खोजने के लिए आए थे। आप सरकारी नौकरी में रिजेक्टेड थे, आप प्राइवेट सेक्टर में रिजेक्टेड थे और हर जगह से रिजेक्ट होने के बाद आप राजनीति में आ गए, तो आप राजनीति के लिए आप बोझ साबित होंगे और उससे राजनीति का कोई भला नहीं होगा। आपकी हो सकती है भलाई हो जाए, शायद आप चुनाव जीत जाए, शायद आप कोई पद पे चले जाएं, लेकिन इससे समाज का और राष्ट्र का भला नहीं होगा। बिहार में जन स्वराज जो चल रहा है मुहिम है, प्रशांत किशोर जी इसके सूत्रधार हैं और कई कार्यकर्ता हर एक पार्टियों से देख रहे हैं कि टूट-टूट कर जन स्वराज की ओर बढ़ रहे हैं। इसको सुधाकर सिंह कैसे देखते हैं? जन स्वराज कोई दल नहीं है। दल के लिए जो वैचारिक आधार होना चाहिए, जन स्वराज के पास कुछ नहीं। हम तो स्वराज की बात ही नहीं कर रहे थे। अगर हम महात्मा गांधी के सपनों का भारत का निर्माण हम बात करें तो हम स्वराज की बात कर रहे थे, स्वयं का राज। जिस पार्टी का नाम ही स्वराज हो, गवर्नेंस हो, तो स्वराज तो ब्रिटिश हुकूमत से बेहतर कहीं नहीं था। आज भी अगर माना जाता है देश दुनिया में कि अगर स्वराज कहीं है तो अमेरिका में है या ब्रिटेन में, भारत के मुकाबले ज्यादा स्वराज, गवर्नेंस। लेकिन हम तो स्वराज की लड़ाई, हमारे पूर्वज नेता भी नहीं लड़े थे गवर्नेंस की लड़ाई। हमारा तो लड़ाई था अपना का राज हो, स्वयं का राज हो, जनता का राज हो, आम आदमी का राज हो, समाज के हाशिए पर का राज हो, ये राज की बात थी। तो जिसके बेसिक फंडामेंटल्स में प्रॉब्लम, और इस देश में जो पैसे पर पॉलिटिकल पार्टियों का प्रचार आपने किया हो, वो भाजपा का भी आपने प्रचार किया, कांग्रेस का भी प्रचार किया, जदयू का भी प्रचार किया, तमाम ऐसे जिसके खिलाफ देश की जनता आज लड़ रही, उनको आप बनाने वाले में शामिल थे। तो आप जब पैसे पर गलत आदमी का चयन कर सकते हैं तो पार्टी के रूप में भी वही गलत लोगों का चयन करिए। देश में वही महिलाओं की बात होती है सर, कि महिला सशक्तिकरण की बात हो, चाहे महिलाओं को लेकर कई ऐसे मतलब योजनाएँ आते हैं, लेकिन अभी तक से हमारे देश में महिला सुरक्षित नहीं हो पा रही। आप बंगाल देख लीजिए या फिर मणिपुर में देख लीजिए, कई ऐसे विभिन्न घटनाएँ होती हैं, चाहे वो निर्भया का ही कांड ना हो। तो बंगाल की घटना अभी वर्तमान में हुई है, मतलब कुछ दिन पहले। आप बंगाल की याद करना चाहते हैं, जी, उससे बड़ी घटना उत्तर प्रदेश में हुई, उसकी आप चर्चा नहीं करना चाहते। मीडिया सेलेक्टिव ट्रेंड सेट कर रही है। ये एक समस्या है, राष्ट्रीय समस्या, इसमें कोई शक नहीं। यह समाज की समस्या है, सामाजिक समस्या है, जिसको मैं कानून व्यवस्था से ज्यादा मैं सामाजिक समस्या मानता हूँ। महिलाओं के प्रति दुर्भावना पुरुष समाज के भीतर और हेय दृष्टि से देखने का लंबे समय से चलन रहा है। इसको एक व्यापक नजरिए से इसमें बदलाव की जरूरत है। ये कोई केवल कानून व्यवस्था का मसला नहीं। आप सेलेक्टिव तरीके से राजनीतिक दलों के द्वारा फैलाए गए अगर भ्रमजाल में है तो समस्या का निदान नहीं। ममता बनर्जी सड़क पर भी उतर गई थी, इसी बात के लिए उतरे, न्याय के लिए। अपनी सरकार में खुद मुख्यमंत्री निश्चित हैं तौर और पे अपनी अपने सरकार के खिलाफ नहीं उतरी थी। कौन कहा? नहीं, प्रशासन के खिलाफ, मतलब कौन कहा प्रशासन के खिलाफ? आपकी समझ गलत है, इसीलिए खबर चल रही थी। गलत समझ है आपको। वो न्याय के लिए लड़ रही थी, परोसवादी मानसिकता के खिलाफ वो खड़ा थी। कौन कह रहा था कि वो कोई प्रशासन को याद दिलाने गए? जैसे चीफ मिनिस्टर खुद हैं और बड़ा अद्भुत आप बात कर रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सामाजिक
न्याय के लिए वो पदयात्रा नहीं कर सकता, समाज में मैसेज देने के लिए यात्रा नहीं करेगा। ये पहली बार मैं सुन रहा हूं। केवल समाज सुधार का ठेका कोई दूसरे लोगों को लिया है, कोई एनजीओ लिया है इस देश में, राजनीतिक दल नहीं ले सकते हैं इसका, सबकी जिम्मेदारी। और किसके खिलाफ वो खड़ा थी सड़क पे? पुरुष लोग के खिलाफ, जिन लोगों ने ऐसे घृणित काम को किया। आज भी अगर हम देखें तो महिलाएं नहीं है सड़क पर, कौन लोग लड़ रहे हैं? जो गुनाह करने वाला समुदाय है वही न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। मैं अगर बहस कर रहा हूं पुरुष के रूप में, आप बहस कर रहे हैं पत्रकार के रूप में, या आंदोलनकारी के रूप में जो पुरुष खड़ा है सड़क पर, गुनाह कौन किया था? पुरुष वर्ग ने किया था गुनाह। माफी मांगना चाहिए था पुरुषों को इस देश की, मौन मार्च करना चाहिए था, शर्मिंदगी होना चाहिए था। वही पुरुष आज हाथ में ईंट पत्थर लेके सड़क पर खड़ा है, किसके खिलाफ? गुनाहगार भी आप और न्याय भी आप ही करिएगा। पुरुष समुदाय इसमें गुनाहगार है और न्याय के लिए भी, तो आप क्या न्याय करिएगा? न्याय तो महिलाएं करेंगी। आंदोलन महिलाओं को करना है, वो खड़ी होगी, उनकी आबादी हमारे बराबर है, आधी आबादी। क्यों हम मानते हैं कोई निर्बल? हम एक राजनीतिक षड्यंत्र है इस देश में, एक सामाजिक षड्यंत्र है कि आपकी भी समस्या की लड़ाई हम ही लड़ेंगे, गुनाहगार ही हमारे उसकी लड़ाई लड़ेगा। इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है। ममता बनर्जी एक महिला होने के नाते उन्होंने ठीक खड़ा हुआ सड़क पर पुरुषों के खिलाफ कि आपने अन्याय किया है, दंड आपको मिलना चाहिए। देश में जातीय जनगणना की बात होती है। देश की संसद में आपने देखा होगा कि अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति की, इस पर सुधाकर सिंह कैसे देखते हैं इस बात को? हम लोग भी तो यही कह रहे हैं, जाति पूछ लो। आप परफॉर्मा भेजो राहुल गांधी के यहाँ, परफॉर्मा भेजो अक्षय पासवान के यहाँ, परफॉर्मा भेजो सुधाकर सिंह के यहाँ, हम अपनी जाति लिख देंगे। पार्लियामेंट फोरम नहीं है जाति पूछने का, उसके लिए सामाजिक आर्थिक जनगणना होता है, और जनगणना में परफॉर्मा भेज दो, राहुल गांधी जी लिख देंगे अपनी जाति। नहीं लिखेंगे तो आप उसको दिखाइएगा देश में कि इनकी कोई जाति नहीं है, आप दिखा दीजिए। उससे बड़ा दस्तावेज क्या हो सकता है? राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रशांत किशोर पांडे के नाम से नवाजित किए हुए, प्रशांत किशोर पांडे, इसको सुधाकर सिंह कैसे देखते हैं? एक तरफ मतलब संसद आप में कह रहे हैं सुधाकर नहीं, सुधाकर सिंह कह रहे हैं मुझसे। आप सुधाकर सिंह कह रहे हैं, क्यों? नाम टाइटल सबके हैं, टाइटल तो वो अपना प्रशांत किशोर लिखते थे टाइटल में। प्रशांत किशोर टाइटल लिखते हैं। हम तो सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं ना, उसमें वो कहाँ फिट है बताएं? सामाजिक आर्थिक न्याय वो कहाँ फिट है? ये गरीब तबके के हैं, ये अमीर तबके के? मैंने कहा जिसकी लड़ाई उसकी अगुवाई। आप धन्ना सेठों के लिए अगुवाई कर रहे हैं, आप धन्ना सेठ हैं, धन्ना सेठों की अगुवाई कर रहे हैं, तो हमको बताना पड़ेगा जनता में कि आपको कोई मतलब नहीं है समाज बदलाव से, आर्थिक बदलाव से, किसानों से कोई बदलाव से मतलब नहीं है, गरीबों के बदलाव से मतलब नहीं है। आप अडानी अंबानी के एक नए एजेंट हैं। जो पुराने एजेंट थे भाजपा के लोग, मोदी, उस देश की जनता जब एक्सपोज कर दी तो आप एक मुखौटा लगा के सड़क पर खड़ा हो गए भाजपा का। आप तो कहते हैं प्रशांत किशोर की मोदी को मैंने ही लाया था, तो मोदी को जब आपने लाया, कई मुख्यमंत्री भी था। हाँ, मैंने मोदी के बारे में बात कर लें, मुख्यमंत्री बाद में बात कर लेंगे, तो आप माफी मांगे। आपने वो माफी मांगने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए क्या किया इस देश में? आपको प्रायश्चित करना होगा, गलत आप काम किए। आपराधिक मानसिकता के लोगों को राजनीति में बढ़ावा आपने दिया। जो सामाजिक आर्थिक न्याय के जो विरोधी लोगों को बढ़ावा दिया, आप उसके एजेंट हैं। आप जब देख रहे हैं कि सब फेल कर गया उनके मोहरे, तो खुद ही फ्रंट पर आ गए। शतरंज के बिसात पर चाल चलते चलते सिपाही का अब राजा खुद प्रकट हो गया कि नहीं, हम ही असल ये हैं। तो ये आप जानना चाहिए, इस बिहार की जनता को, देश की जनता को जानना चाहिए। उसमें कहा, उसे बुरा मानने वाली क्या बात?
2 अक्टूबर को पार्टी का मतलब घोषणा करने के लिए ऐलान की। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि मैं 243 लड़ूँगा, 242 नहीं। मतलब प्रशांत किशोर कब तक सिद्धांत पर चलेंगे? कभी डील करेंगे बिहार में या फिर मतलब सिद्धांत पर रह सकते हैं? या अब ये भी बात बोलते उनके हैं पास तो कि अगर कोई गरीब लोग सिद्धांत है नहीं। पहले नंबर पार्टी बना लें, पार्टी की संविधान की प्रारूप आ जाए, थोड़ा बहस करने में आसान होगा हम लोग को। अभी तो एक पार्टी का नाम है जन सुराज, और जन सुराज का जो जन शाब्दिक अर्थ है वो आपको मैं बता ही चुका हूँ। तो अभी तक तो एक शब्द है उनके पास सुराज, जिसकी शाब्दिक अर्थ है कि वो गवर्नेंस। गवर्नेंस क्या अमेरिका इंग्लैंड में बेटर है तो हम अमेरिका इंग्लैंड से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति लाके बनाएंगे। और दूसरा, ये महात्मा गांधी का फोटो इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनकी नीति के विरुद्ध कर रहे हैं। महात्मा गांधी की नीति के विरुद्ध कर रहे हैं, वो तो स्वराज की बात कर रहे थे। तो एक पार्टी का जन स्वराज अगर नाम होता तो मैं मानता कि महात्मा गांधी की नीति पर आप चलने वाले हैं। आज तो महात्मा गांधी का फोटो का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और महात्मा गांधी की नीति के विरोध में भी चल रहे हैं। तो ये कंट्राडिक्शन है पॉलिटिक्स का, क्योंकि वो पढ़े लिखे कम लोग हैं। प्रशांत किशोर जैसे पढ़े लिखे कम लोग हैं। दुखद पहलू है कि आप एक मैनेजर के रूप में, कोई उद्योग के मैनेजर के रूप में, अंबानी साहब भी तो 10वें पास थे ना, तो सबसे बड़ा अंपायर बनाए थे इस देश का। अब बोलते हैं कि पैसा का चिंता नहीं करना है, 243 लड़े। ठीक कह रहे हैं, पैसा की चिंता क्या करना है। जिन धन्ना सेठों की वो लड़ाई अडानी अंबानी की लड़के भाजपा की सरकार बनवाते थे, पूरा हाथ उठाकर बोल वही रहे थे वही अडानी अंबानी को पैसा दे रहा है। देख रहा है कि भाजपा को जनता पहचान गई है, एक्सपोज हो गई है, अब वो पार्टी खत्म हो रही है, एक नई पार्टी बनवा दिया जाए, क्योंकि उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। उनके पास नए चेहरे, नए मुखौटे हैं। भाजपा के बी टीम आप मानते हैं? मैं भाजपा का बी टीम में, अडानी अंबानी का बी टीम में मानता हूं। अडानी अंबानी का ये अडानी अंबानी का ए थी, भाजपा की ये बी टीम है। कल सी टीम खड़ा कर देगी, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। नए नए चेहरों को, मोहरों को आगे लेकर ले आएंगे। तो राजनीति के विकास पर वो मोहरे हैं या चित्र। चिराग पासवान जो कि भारत सरकार में मंत्री थे, लेकिन एनडीए सरकार के कई ऐसे नीतियों का चिराग पासवान विरोध किए थे, चाहे यूपीएससी नीटर का मामला हो, एससी एसटी में क्रीमी लेयर का मामला हो, और एक वक्फ बोर्ड का भी। तीनों को वो सरकार के विरोध में खड़ा हुए थे। अब क्लासे लगाई जा रही थी कि सरकार के विरोध में चिराग पासवान हैं, लेकिन सीताराम मांझी क्रीमी लेयर के पक्ष में हुए थे। इस पर आप ही कह रहे हैं? जब राजनेता के पास, मैंने कहा कि जब कोई काम न मिले और राजनीति में चले आए तो ऐसे ही कंट्राडिक्शन खड़ा करेंगे। चिराग पासवान के पास शायद कोई दूसरा काम नहीं था, इसीलिए राजनीति में चले आए। तो वो कंफ्यूज लोग हैं। उनके यहाँ है, उनको सत्ता चाहिए। चिराग पासवान को मुद्दे से कोई लेना देना नहीं। अगर सत्ता नहीं चाहिए तो पहले पद त्यागे इन बड़े बड़े विषयों पर। ये तो बहुत बड़े विषय हैं देश के तीनों चारों। आप उस पे भारतीय जनता पार्टी उस दिशा में जा रही है जिस दिशा में आप नहीं थे। आपकी पार्टी नहीं थी, आपकी नीति सिद्धांत नहीं है। तो आप नीति और सिद्धांत की रक्षा के लिए खड़ा होना चाहते हैं या सत्ता के लिए खड़ा होना चाहते हैं, चिराग पासवान को तय करना। नीति सिद्धांत चाहता है पद त्याग, सुविधाओं का त्याग। 21 तारीख को भारत बंद था, उसमें ये लास्ट में पोस्ट करते हैं कि समर्थन है धरने का, जो भारत बंद का, उसमें समर्थन करते हैं। क्या अपने समाज को गुमराह कर रहे हैं क्या इस तरीके की? कभी समर्थन करते हैं, कभी सरकार के पक्ष में बोलते हैं। देखिए, समर्थन तो राष्ट्रपति महोदय को लिख के दिए ही है कि हम मोदी जी का समर्थन करते हैं। विरोध कहाँ हुआ? पहला उनको जो विरोध करना होगा वो राष्ट्रपति महोदय को लिख के देना होगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं करता। बाकी फिर आई बात है, गांव देहात में लोग कहते हैं आंख में धूल झोंकना। हमारे समाज के लोग उतने शिक्षित नहीं हैं, उतने ज्ञानवान नहीं है, उतने जागरूक नहीं है। उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं चिराग पासवान जैसे पोस्ट किए थे अपने लीडरशिप के लिए, जिस समाज से मतलब हम आते हैं, समाज के लोग हमसे नाराज हैं, पोस्ट कर देते थे घर में बैठे। मैंने कहा कि आंख में धूल झोंक रहे हैं। आप एक तरफ मोदी जी को मजबूत कर रहे हैं, उनका समर्थन कर करके आप उनके साथ सत्ता में हिस्सेदारी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं मुद्दे पर विरोध है। तो मुद्दे पर विरोध है तो आप उनके साथ क्यों उनको मजबूत कर रहे हैं? आप उनको हटिए, उनसे अलग होइए आप। लेकिन आप रहिएगा, राष्ट्रपति महोदय के यहाँ जाइएगा, कहेगा कि समर्थन है मोदी जी को,
तो मोदी जी उसी समर्थन के बदौलत ना सामाजिक आर्थिक न्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनकी यूपीएससी ताकत कहाँ से आती है? यूपीएससी लेटर एंट्री में ताकत की क्या था? लेटरल एंट्री 100% तो गलत नहीं था, लेकिन जिस तरीके से अडानी अंबानी के जो लोग एजेंट, उनके मैनेजर हैं, ये जनरल मैनेजर, उनके इंस्टीट्यूट डायरेक्टर हैं, उनको लेटरल एंट्री के जरिए पद दिया जा रहा है। मैं लेटरल एंट्री के पक्ष में हूँ, लेकिन लेटरल एंट्री होना क्या चाहिए, कैसे होना चाहिए? आईएएस विशेषज्ञ नहीं होते हैं कामों को लेकर के। मेरा अनुभव है मंत्री के रूप में, कृषि मंत्री, कि खेतों में कौन बीज लगेगा, कौन किस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होगा, किस पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होगा, अगर किसी आईएएस के जिम्मे अगर हम दे देते हैं, सुपुर्द कर देते हैं, तो फेल कर जाता है, क्योंकि उसकी पढ़ाई हुई नहीं। तो नीति निर्माण में हमको विशेषज्ञ चाहिए। ये भारतीय संविधान में भी कल्पना थी, जिसका इस्तेमाल सरकारें, पूर्ववर्ती सरकारें करती थी, एक पद दो पद के लिए, जैसे खास तौर से आर्थिक सुधार के मामले में, या जहां साइंटिफिक रिसर्च हो रहा है वहां पे उसकी नियुक्ति होती थी। लेकिन ध्यान दीजिए, वो नियुक्ति में कौन लोग पात्र थे? वो पात्र थे सरकारी नौकरी वाले लोग। मेरी बात समझ गए? जो ऑलरेडी हमारे आरक्षण की पूरी प्रणाली के जरिए नौकरी पास करते हुए सरकार में आ गए। जैसे कोई बहुत बड़ा इंजीनियर है और उसको हमको सेक्रेटरी बनाना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो लेटरल एंट्री हुआ। लेकिन वो आरक्षण के नियमों के तहत तो ऑलरेडी नौकरी पाया, वो पास जो हुआ था वो ऑलरेडी सरकार के यूपीएससी के नियमों के जरिए पास हो गया था, और लेटरल एंट्री के जरिए उसको हम सेक्रेटरी बना दे रहे हैं। इसलिए दिए क्योंकि वो तकनीकी विशेषज्ञ है। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा था, जो मोदी सरकार कर रही थी, ये फ्री फॉर ऑल कर रही थी। फ्री फॉर ऑल मतलब सरकार के बाहर के लोग को बुला रही थी। तो सरकार के बाहर के लोगों को बुला रही थी, तो वो किस क्राइटेरिया के जरिए वो पास कर करके सर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे थे? जो मेरा सामाजिक आर्थिक न्याय की जो सिद्धांत है, उसको बिना क्वालिफाई किए आप लेटरल एंट्री के जरिए सरकार में जब पद पाइएगा, तो जिसके लिए, जिस वर्ग से आते हैं, जिस समूह से आते हैं, उसके लिए पक्ष में निर्णय लेंगे। स्वाभाविक उसके पक्ष में निर्णय लेंगे। अडानी अंबानी के मैनेजर है तो उनके पक्ष में निर्णय लेंगे। लेकिन बिहार सरकार का कोई इंजीनियर, भारत सरकार का कोई इंजीनियर एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में यूपीएससी के जरिए भर्ती हुआ है, उसको हम अगर लेटरल एंट्री के जरिए अगर हम ऊपर पद देंगे, तो वो हमारा सामाजिक आर्थिक हितों का ध्यान रखेगा। उसी तरह से कृषि क्षेत्र में, उसी तरह से एटॉमिक रिसर्च के क्षेत्र में, जो हमारे कई ऐसे रिसर्च के क्षेत्र हैं, या मेडिसिन के क्षेत्र में, लेटरल एंट्री के जरिए हमको बड़े पदों पे हमको लाने की आवश्यकता संविधान में महसूस हुआ था। पहले हुए भी थे लोग, डॉक्टर मनमोहन सिंह आए थे इस काम के लिए, और भी लोग आए थे, मोंटेक अहलुवालिया आए थे। लेकिन ये सभी प्रोफेसर थे। कहाँ थे प्रोफेसर? यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, सरकारी यूनिवर्सिटी में। उनकी जो नियुक्ति हुई थी सरकारी नियमों के तहत हुई थी। फर्क हो गया कि नहीं? शायद ये बहस में नहीं आ रहा है, इसलिए इसमें दुखद है, ये बहस में आना चाहिए। वक्फ बोर्ड को लेकर क्या है? वक्फ बोर्ड वैसे ही बोर्ड है जैसे कि राम मंदिर का ट्रस्ट है, वैसे ही बोधगया में भगवान बुद्ध के मंदिर के संचालन के लिए ट्रस्ट है। हर धर्म के लोगों को अपने संपत्तियों, अपने सांस्कृतिक और सामाजिक रुझानों की संरक्षित करने के लिए ट्रस्ट बनते हैं। वो ट्रस्ट मुस्लिम धर्म में वक्फ बोर्ड बोलते हैं, हिंदू धर्म में राम मंदिर ट्रस्ट है, कहीं और भी ट्रस्ट बने हुए। तो ये वक्फ बोर्ड जो मुसलमानों का बोर्ड था, जो उनकी संपत्तियों के लिए, उनकी नीतियों सिद्धांतों की रक्षा के लिए, धार्मिक रुझानों को रक्षा करने के लिए बना, उसमें गैर लोग कैसे हो सकते हैं? जो ट्रस्ट में जो सबसे बड़ा विरोध का कारण क्या है कि आप दूसरे धर्म के लोगों को मेंबर बनाना चाहते हैं। क्या राम मंदिर के ट्रस्ट में आप किसी मुसलमान और ईसाई को मेंबर बनाना चाहते हैं? तो इसका विरोध होगा बहुसंख्यक समाज की तरफ। क्या हमारे धार्मिक रीति रिवाजों को मुस्लिम और क्रिश्चियन नहीं जानते हैं, इसीलिए हमारे बोर्ड में नहीं होने? यही ना विरोध है। हमारा राम मंदिर के बोर्ड में, ट्रस्ट में लिखा हुआ है कानून में कि जो सेक्रेटरी होगा वो अयोध्या का डीएम होगा, फैजाबाद का डीएम होगा, सचिव। लेकिन लिखा है उस ट्रस्ट में कि अगर डीएम विधर्मी होंगे, माने हिंदू नहीं होंगे, वो मुस्लिम होंगे, क्रिश्चियन होंगे, बौद्ध होंगे, तो वो मेंबर नहीं रहेंगे राम मंदिर में।
अब वरिष्ठ हमारा जो एडीएम होगा, धर्म के आधार पर धर्म हिंदू जो होंगे वो एडीएम लोग उसमें मेंबर हो जाएंगे, टीएम हट जाएगा। धर्म के आधार पर धर्म के आधार पे संरक्षित किया गया उस कानून को। ठीक वक्फ बोर्ड में भी यह संरक्षण उनको मिला था कि उसी धर्म के लोग होंगे, वो सरकारी अधिकारी के रूप में पोस्टेड हो या वो गैर सरकारी हो, मुस्लिम्स होंगे, क्योंकि उनके कोई भी धर्म का जो अपना उसके धार्मिक कर्मकांड होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, और दूसरे धर्म के लोग नहीं समझ सकते, वो न्याय नहीं कर सकते, निर्णय नहीं कर सकते। जैसे महिलाओं की लड़ाई पुरुष क्या लड़ेगा, जैसे लड़ रहे हैं हम लोग, वैसे ही मुसलमानों की लड़ाई मुस्लिम नहीं लड़ेगा तो उसके लिए हिंदू क्या लड़ेगा, ये हिंदू की लड़ाई कोई हिंदू नहीं लड़ेगा तो उसके लिए बौद्ध क्या लड़ेगा, बौद्ध की लड़ाई बौद्ध नहीं लड़ेगा तो क्रिश्चियन उसके लिए क्या लड़ेगा, क्योंकि सभी के रीति रिवाज अलग होते हैं, उसके सोचने का तरीका अलग होता है। वक्फ बोर्ड भी उसी संदर्भ में देखा जा रहा है कि उसको अबेंड करना चाहती थी भारत की सरकार, जो गैर कानूनी काम था, जिसका विरोध हुआ और अब तो जेपीसी के सामने चला गया है, जेपीसी न्याय निर्णय करेगा। SC/ST में जो क्रीमी लेयर का प्रावधान आया था, सुप्रीम कोर्ट का जो लेटर आया था, उसके बाद चिराग पासवान जब उसका विरोध किए थे, तो इसके बाद सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। चिराग पासवान बोले कि हमने कैबिनेट में बैठक किया वाकई कोर्ट में, इसके बाद सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। क्या सरकार इस बैकू में चले गई? हालांकि क्रीमी लेयर का सवाल विषय सुप्रीम कोर्ट के जरिए उठा था। क्रीमी लेयर का जो सवाल था सुप्रीम कोर्ट के जरिए उठा था, उस पे अपने राजनीतिक दलों की अपने भिन्नताएं रही। क्रीमी लेयर को लेकर के माना गया कि SC/ST जो कैटेगरी है ये निहायत ही गरीब लोग हैं, ये सदियों ने सहस्त्राब्दियों से इनके आर्थिक अधिकार कम रहे हैं या नहीं के बराबर रहे हैं, इसीलिए अभी इनको अभी भी एक समय अभी और चाहिए जो और थोड़ा आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए। और जब एक बार आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, आज भी 40% देश की आबादी 45% गरीबी रेखा के नीचे है, उस देश में आप आर्थिक आधार कैसे लागू कर सकते हैं? आर्थिक आधार तब लागू करेंगे जब देश में गरीबी उन्मूलन कर लें, सबको को न्यायपूर्वक रोटी कपड़ा मकान उपलब्ध हो जाए, इसके बाद में आप क्रीमी लेयर की बात करेंगे। क्रीमी लेयर तो अभी दूर का कौड़ी है ना, अभी तो जो हमारे आर्थिक न्याय ही नहीं हुआ तो हम क्रीमी लेयर की कहाँ बात आ गया, हमारे समाज में क्रीमी लेयर का विषय कहाँ से आ गया। तो देखिए सुधाकर सिंह कितना बेबाकी से पूरी हमारे मतलब प्रश्नों का उत्तर दिए हैं, और अभी के लिए इतना ही। मैं अक्षय पासवान, अगर आप लोग हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए। सर भी एक बार आप अनुरोध कर दिए लोगों से। मेरे अच्छे मित्र हैं अक्षय पासवान जी, उनको जरूर फॉलो करें आप। जय हिंद।